बच्चों आज हम लोग सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने का ये सेकेंड अप्रोच है, S=I अप्रोच। प्रेजेंटेशन करने के दो तरीके हैं, पहला होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन और दूसरा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम GDP इज रीच्ड व्हेन this condition is satisfied. That means S=I, where S is savings and I is investment. बच्चों एक शेड्यूल आपको दिख रही है। कॉलम नंबर 1 में लेवल ऑफ इनकम शो किया गया है, कॉलम नंबर 2 में सेविंग्स शो की गई हैं और लास्ट कॉलम में हमने इन्वेस्टमेंट शो किया है। आप जानते हैं कि ये कीन्स का कॉन्सेप्ट है और प्रोफेसर कीन्स ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात की थी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच रिमेन्स कांस्टेंट। लेवल ऑफ इनकम चाहे 0 हो चाहे 120 हो, लेकिन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है। सेविंग की बात कर लेते हैं। सेविंग फंक्शन आप पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव से शुरू होती है और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स भी हमारी बढ़ेंगी। सेविंग फंक्शन में 3 कंडीशंस होती हैं, 3 स्थितियां होती हैं। एक स्थिति में सेविंग्स हमारी 0 हो जाती है और 0 से पहले सेविंग्स हमारे नेगेटिव रहती है और बाद में सेविंग्स हमारी पॉजिटिव हो जाती हैं। अब हम इस शेड्यूल की हेल्प से शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर, उस लेवल ऑफ इनकम पर होगा जहां पर S=I की कंडीशन फुलफिल हो जाए। इस शेड्यूल में हम देखते हैं व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज 60 देन सेविंग्स इज 10 and investment is also 10. That means S=I. So level of income, when level of income is 60, then economy will be in equilibrium. Now we will discuss what happens if economy is when level of income is less than equilibrium level of income or when level of income is more than equilibrium level of income. ओके बच्चों, हम देखते हैं शुरुआत में लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी का जो है वो कितना है, 0, 20 और 40, जो कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 60 की तुलना में कम है। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि सेविंग्स हमारे नेगेटिव और 0 हो रही हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट 10 यूनिट्स का किया जा रहा है। यानी इस कंडीशन में सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट। आफ्टर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, दैट मीन्स व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज मोर देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इस कंडीशन में सेविंग्स हमारी 20, 30 और 40 हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट 10 है। इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं S=I। तो ये टेबल हमें ये बता रही है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में उस पॉइंट पर पहुँचेगी जहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। दैट मीन्स व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज 60। अब हम लोग बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने साइड ऑफ GDP या नेशनल इनकम को शो किया है एंड ऑन y एक्सिस वी आर रिप्रेजेंटिंग लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो कि कांस्टेंट रहता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का कर्व एक लाइन होगी, सीधी लाइन के रूप में है, दैट इज़ द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये शो करता है कि इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी नो एनी चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सेविंग फंक्शन आप जानते हैं कि सेविंग फंक्शन नेगेटिव से शुरू होकर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के रूप में होता है। जहाँ पर सेविंग फंक्शन हमारा एक्स एक्सिस को टच करता है वहाँ पर सेविंग्स 0 होती हैं, उसके पहले सेविंग्स नेगेटिव होती हैं और इस पॉइंट के बाद में सेविंग्स हमारी पॉजिटिव हो जाती हैं। देखते हैं चित्र में आपको पॉइंट E दिख रहा है। E इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। Why? Because at this point investment curve and saving curve intersect each other. So E is the point of equilibrium. That means it shows S=I. यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम क्या है, E के करस्पॉन्डिंग हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं जो एक्स एक्सिस को टच करता है एट पॉइंट Y। तो लेवल ऑफ इनकम इज OY।
ओ वाई लेवल ऑफ इनकम पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच गई है। अब हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमी में लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जो प्रचलित इस समय वर्तमान लेवल ऑफ इनकम है वो है OY2 दैट इज मोर देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम OY, यानी कि जो आय का स्तर OY था उससे ज़्यादा अगर इकोनॉमी में आय का स्तर हो जाता है, Y2 पर इकोनॉमी आती है, तो इस कंडीशन में क्या स्थिति होगी। यहाँ से हमने एक सीधी रेखा खींची जो कि इन्वेस्टमेंट कर्व को पॉइंट B पर टच करती है और सेविंग कर्व को पॉइंट A पर टच कर रही है, यानी कि OY2 लेवल ऑफ इनकम पर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है BY2, जबकि सेविंग्स कितनी हो रही हैं AY2। इस तरीके से आप देखते हैं कि A और B के बीच में कुछ गैप हो गया है। ये कंडीशन, इस कंडीशन में क्या है, सेविंग फंक्शन ऊपर है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन नीचे है, यानी कि ये कंडीशन शो करती है कि सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट। अब हम इसके रिवर्स कंडीशन की ओर आते हैं। अगर इकोनॉमी में प्रिवेलिंग लेवल ऑफ इनकम इज OY1 दैट इज लेस देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, Y से कम अगर आय का स्तर है, आय का स्तर सिर्फ OY1 है, उस कंडीशन में क्या होता है, सेविंग्स कितनी है हमारी, सेविंग कर्व को ये लेवल ऑफ इनकम यहाँ टच कर रहा है D पॉइंट पर, सेविंग्स कितनी होंगी DY1, जबकि इन्वेस्टमेंट कितना है CY1, यानी इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है, सेविंग कर्व नीचे है, यानी कि S लेस देन I। तो आपने देखा कि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पर हुआ है जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, जो कि पॉइंट E है। करेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम इज OY, ना इसके पहले और ना इसके बाद। अब अगर इकोनॉमी में S और I एक दूसरे के बराबर नहीं है, S इज नॉट इक्वल टू I, तो दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन जो कि OY2 लेवल ऑफ इनकम पर शो की गई है, यानी कि S ग्रेटर देन I, और दूसरी कंडीशन क्या होगी जो कि OY1 लेवल ऑफ इनकम पर शो की गई है, दैट इज S लेस देन I। अब इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, तो हर हाल में इकोनॉमी को पॉइंट E पर पहुंचना ही होगा, OY लेवल ऑफ इनकम पर पहुंचना ही होगा, क्योंकि यहीं पर इकोनॉमी में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होगा। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करेगी। नाउ वी विल डिस्कस हाउ इक्विलिब्रियम विल रीस्टोर, यानी इकोनॉमी कैसे वापस S इक्वल टू I पर आएगी। हम देखते हैं पहली एक कंडीशन क्या है, S ग्रेटर देन I, और आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है C और दूसरा I, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट आप पढ़ चुके हैं, C प्लस S। S क्या होता है, सेविंग्स, और C कंजम्पशन। C कॉमन हो गया, हमारे पास बचता क्या है, S इक्वल्स टू I, यानी कि ये जो S इक्वल टू I कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नई चीज़ नहीं है, बल्कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से ही रिलेटेड होता है। चूँकि AD और AS दोनों में ही C कॉमन है, इसलिए कॉमन को हम अलग कर लेते हैं। हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बचते हैं, एक होता है सेविंग्स। सेविंग्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड। दैट मीन्स वी कैन राइट S ग्रेटर देन I इन टर्म्स ऑफ AS ग्रेटर देन AD, यानी AS क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, और AD क्या है, एग्रीगेट डिमांड। तो हम चाहे कहें सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, या हम कहें एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसी को हमने इस रूप में लिखा। अब आप देखें यहाँ क्या हो रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान किया था वो ज़्यादा है, और इकोनॉमी में जो एक्सपेंडिचर प्लान किया गया था कंज्यूमर्स के द्वारा, जो डिमांड करनी थी, वो कम है। इस कंडीशन में प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक बचेंगे, अनडिजायर्ड
स्टॉक्स प्रोड्यूसर्स के पास कलेक्ट हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में प्रोड्यूसर्स के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी कि वो अपनी इन्वेंट्रीज को क्लियर करें। जब वो इन्वेंट्रीज को क्लियर करना है तो नेक्स्ट पीरियड में लेवल ऑफ आउटपुट को वो कम करेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर्स विल प्लान टू रिड्यूस लेवल ऑफ आउटपुट। जब लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा तो इकोनॉमी में इनकम कम जनरेट होगी, और इनकम जब कम जनरेट होगी तो सेविंग्स भी घटेंगी, और सेविंग्स घटकर इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएंगी। इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी, यानी कि जब S ग्रेटर दैन I है तो ये मैकेनिज्म काम करेगा और इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करेगी। अब हम इसी के सेकंड स्टेज देखते हैं, उसमें क्या है, सेविंग्स लेस दैन इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, सेविंग्स की जगह एग्रीगेट सप्लाई और इन्वेस्टमेंट की जगह एग्रीगेट डिमांड। दैट मीन्स S लेस दैन I को हम लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई इज लेस दैन एग्रीगेट डिमांड। अब इस कंडीशन में क्या है, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम है और एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा कर दी गई है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड, D फॉर डिमांड। बहुत सारी डिमांड ऐसी है जो पूरी नहीं की जा पाएगी, यानी प्रोड्यूसर्स को लॉस होने लगेगा, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अब इस कंडीशन में प्रोड्यूसर्स क्या डिसीजन लेंगे, दे विल प्लान टू इंक्रीज आउटपुट। जो एरो ऊपर की ओर बनाया गया है वो इंक्रीज शो कर रहा है, तो प्रोड्यूसर्स विल प्लान टू इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, एंड विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज। With increase in income, savings will also increase, and finally they will become equal to investment, और इकोनॉमी में फिर से इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का कोई विशेष रोल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। कीन्स ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की ही बात की है जो कि कांस्टेंट रहता है, इसलिए सेविंग्स में चेंज किया हो रहा है और इकोनॉमी हर हाल में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुँच रही है। चाहे कि ये वाली कंडीशन हो S लेस देन I या S ग्रेटर देन I, किसी भी कंडीशन में इकोनॉमी अधिक समय तक नहीं रहेगी, इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर लेगी। हाँ बच्चों, ये शेड्यूल जो आपने देखी थी इसकी हेल्प से हम जरा मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, सेविंग फंक्शन निकालेंगे, ऑटोनॉमस सेविंग्स निकालेंगे और इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। हाँ, सबसे पहले हम लोग सेविंग फंक्शन की बात करते हैं, और सेविंग फंक्शन क्या होता है, S इक्वल्स टू माइनस S बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई। जो ये स्मॉल b है इसको हम क्या कहते हैं, MPC। और आप पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू MPS। तो इसी फंक्शन को, सेविंग फंक्शन को हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, वो होगा सेविंग्स इक्वल्स टू माइनस S बार प्लस MPS इंटू वाई। जो ये 1 माइनस B फॉर MPC, तो चाहे हम 1 माइनस B लिखें या MPS कहें, दोनों एक ही बात होती हैं। MPS को कैसे निकालते हैं, MPS इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा S इज चेंज इन सेविंग्स एंड डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम। हाँ बच्चों, आपने अपने शेड्यूल में देखा जो डेल्टा वाई है वो कांस्टेंट है 20-20-20। डेल्टा वाई हमने कैसे निकाला है, वाई में चेंज 0 से 20 आया, 20 से 40, 40 से 60, आप देख रहे हैं 20 यूनिट्स का चेंज हुआ है, तो डेल्टा वाई कांस्टेंट बना हुआ है 20 यूनिट्स। डेल्टा एस की बात करें तो सेविंग्स में जो भी डिफरेंस है वो डेल्टा एस कहलाता है, और आप देख रहे हैं कि सेविंग्स भी कांस्टेंट बनी हुई हैं, दैट इज इक्वल टू 10। तो इसकी हेल्प से हम लोग MPS निकाल देंगे। MPS निकालने का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। डेल्टा एस हमारा कितना है, आप देख रहे हैं 10, और डेल्टा वाई कितना है 20, तो 10/20 दैट इज इक्वल टू 0.5। और MPC इस पूरे एनालिसिस में, MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इस पूरे एनालिसिस में कांस्टेंट बनी रहेगी। अब आप देखें, आपने ये पढ़ा है कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी सेविंग्स होती है जो कि माइनस से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिसको हम डिस
सेविंग्स या उधार भी कह सकते हैं। वो कहलाता है ऑटोनॉमस सेविंग्स, यानी कि वो सेविंग्स जो कि हम उधार लेकर, जो हमने कभी पहले डिपॉजिट किए होंगे, बचत की होंगी, उसको हम आज विड्रॉ कर रहे हैं और उसकी हेल्प से हम कंजम्पशन कर रहे हैं। इसको हम -S से शो करते हैं। हमारा -S हो गया कितना, -20। अब हम सेविंग फंक्शन में इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। सेविंग फंक्शन क्या था, -S प्लस MPS इंटू वाई। तो सेविंग्स इक्वल्स टू -20 प्लस 0.5 इंटू वाई। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 10। इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हमारी कंडीशन होनी चाहिए S इक्वल्स टू I। हमें S फंक्शन दिया है, हमें I दिया हुआ है, इन दोनों को हम इक्वल कर, S की जगह S का वैल्यू रख दिया -20 प्लस 0.5y इक्वल्स टू I इज 10। नाउ 0.5 इक्वल्स टू 10, इधर -20 था तो इधर आने पर कितना हो गया, +20। दैट मीन्स 0.5y इक्वल टू 30। Therefore y इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल्स टू 60। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल निकल आया कितना है, 60। जब इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम 60 होगा उस समय इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। इसका हमने प्रेजेंटेशन अभी कर लिया है एक बार, और शेड्यूल में भी यही हमें 60 लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, 60 लेवल ऑफ इनकम पर ही इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में मिली थी। ओके बच्चों, थैंक यू।